उस आर्टिकल का आप अपने अंदाजे से मतलब निकाल लीजिए कि इसका मतलब ये हो सकता है। फिर उसको देखो कि आपने ठीक मतलब निकाला था या नहीं। बेशक हाथ लगा लो, पेज रख लो वहां पर। ऐसे से करके एक एक लाइन वाइज चलते जाइए और देखिए कि आप सही अर्थ निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। आधा घंटा लगभग उसी उसी में दे दो। उसके उसके आपके पास वर्ड लिमिट। हाँ मतलब कुछ भी देखो आपके पास। हम्म, हम्म, हाँ मतलब जैसा लगता है आपको ठीक लगता है कीजिए उसको, ताकि चांस ना गवाए, है ना। बाकी ठीक है, बस ये हिंदी वाला जो एरिया है इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, और ये गद्यांश जो भी है पद्यांश वाला, और ये पैराग्राफ में होना चाहिए, और ऐसे में आप माइंड मैप बनाओ पहले, उसके बिहाफ उसके बाद उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट मनीष। हम्म, अच्छा आप तो नए जुड़े हैं ना। ओके। ठीक है, यहाँ पर आपने रोल नंबर और डेट मेंशन कर देना है। और ये जो पीडीएफ जो आपने बनाई है, क्या कह रहे हैं, ये जो पीडीएफ बनाई है, रोल नंबर जो आपका मेंस का रोल नंबर है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, रोल नंबर और डेट। हाँ। और ये 65 है आपकी इस बार। आपकी प्रीवियस भी दिए थे आपने कोई, मतलब लगभग कितने नंबर आ रहे थे। चेक नहीं करवाया था आपने। ठीक है। ओके। हाँ हाँ। ये देखो, राइटिंग में तो आपका ठीक है, लेकिन जहां तक हमें ट्रांसलेशन लग रही है, ट्रांसलेशन कैसे की है आपने। क्या कह रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तब नहीं 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 नहीं, वो नहीं करना है आपको, क्योंकि हमें इसको देखने से पता लग गया था। जैसे ही हमने ये देखा था, हमें ये पता लग गया था कि आपने कहीं ना कहीं से इसको देखा हुआ है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन। हाँ। क्योंकि ये ट्रांसलेशन जो है ना। एक मिनट आप बोल दीजिए क्या कह रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, फिर हम गलतियां नहीं निकाल पाएंगे ना। अगर मान लीजिए आप देख के लिखेंगे, तो हम गलतियां तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका वीक पोर्शन क्या है। आप उसको तो वैसे ही करो जो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करते हैं। उसको बेशक थोड़ा बहुत देख करके, थोड़ा बहुत ऐसा करके उसको देख कर लो वैसा। लेकिन जब आप कोई फुल लेंथ टेस्ट कर रहे हैं, तो फुल लेंथ टेस्ट आप बिना देखे कीजिए, ताकि हमें ये पता चले कि आपका वीक पॉइंट क्या है और कहाँ पर कितना काम किया जाएगा। अब मान लीजिए आपके इस बार 65 आए हैं। अब ये 65 आपके इसमें से कितना देखा हुआ है, कितना नहीं देखा हुआ है, कौन सा वीक पोर्शन है, कहाँ कितना काम करना है, वो हो सकता है ना पता लगे हमें। ठीक है। तो इस वाले को अभी अभी के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर तो कितना ही हम बता पाएंगे आपको। यहाँ तो आपको ये करना पड़ेगा, बस यहाँ पर था ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होने की बात की गई थी, और ट्रांसलेशन वाला तो ये है। दूसरा, बात करें गद्यांश की, तो गद्यांश में, अच्छा पहले आपने क्या करना है, पीडीएफ जो है अगली बार के लिए आप डॉक स्कैनर से बनाइएगा। डॉक स्कैनर में जो पीडीएफ है, जो एप्लीकेशन। अच्छा ये इससे बनाई हुई है। लेकिन आपकी जो, अच्छा ठीक है, क्योंकि आपका ही टेस्ट ना इसमें बहुत बड़ा लग रहा है, ये देखो बाकी छोटे छोटे हैं, आपका टेस्ट अलग है। तो अगली बार से बना दें। हम्म, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं फिर। यहाँ पर आए तो इस गद्यांश में लेखक ने हिमालय पर्वत की महत्व पर प्रकाश डाला है। हिमालय पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिव से उसकी तुलना की गई है। हिमालय पर्वत की शिव से तुलना की गई, ऐसा कह रहे हैं आप। ठीक है, साथ ही साथ हम्म, अ, मस्त मौलापन है उसकी सहनशीलता को दर्शाता है।
लेखक कहते हैं कि वैसे तो सभी पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, अर्थात सबकी सुंदरता निराली होती है, परंतु हिमालय की तो बात ही अलग है। हिमालय शोभा का घर है। शोभा का घर है मतलब, ये तो आपने ऊपर लिख दिया ना, यहाँ पर लिख दिया, इसका अर्थ आपने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया था। और दूसरा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर कर दिया आपने, यहाँ पर भी कर दिया आपने। ऐसा प्रतीत होता है, ये कहीं से देखा था, खुद से लिखा था? ये खुद से लिखा था? हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसमें देखो गलतियां हैं, तो इसमें जब गलतियां हैं तो इस पे हम फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हिमालय ने अपनी दोनों भुजाएं फैला रखी और पर्वत श्रृंखलाओं से निकलते सागर और रत्नों की खान मौजूद हो, तभी हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा जाता है। अब आपको ये लिखना था यहाँ पर कि इसका मतलब क्या है ना? चलो कोई बात नहीं, ये होता है इसका मतलब, इसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, और प्रसिद्ध कवि कालिदास का भी ऐसा ही कहना है। और लेखक हिमालय का वर्णन करते हुए कहते हैं, आप हो सके तो लाइन के बीच में तो वैसे स्पेस ठीक है, कहीं कहीं पर आप ज्यादा ही कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, इन दोनों के बीच का स्पेस अगर थोड़ा बहुत हो सकता है ना, इस लाइन के बीच का स्पेस अगर थोड़ा हो सकता है तो नीचे लिख दो इसको, दूर दूर थोड़ा। हाँ, मतलब जैसे ये वाला लिखा हुआ ना, ये वाला, ये ठीक है। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि आप अगर थोड़ा-सा लाइन के बीच में स्पेस देंगे, तो कंपैरेटिवली आप ठीक लिख लेंगे फिर। जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप स्पेस दे सकते हैं लाइन के बीच में, थोड़ा बहुत। क्योंकि देखो राइटिंग तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो अलग इशू हो जाएगा फिर। तो एटलीस्ट आप लाइन के बीच में ही थोड़ा-थोड़ा स्पेस दे करके, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अ, लेखक हिमालय का वर्णन कहते हैं कि हिमालय की दूसरी दिशा में जो पहाड़ियाँ स्थित हैं, उन्हें शिवालिक। देखो दूसरी दिशा कौन सी दिशा हुई? तो दूसरी दिशा तो कोई भी दिशा हो सकती है ना। उसके दक्षिण में होना था, दक्षिण में होगा उसके, दक्षिण में ही है ना नीचे को जाकर के आपका शिवालिक फिर। तो शिवालिक का अर्थ लगता है शिवालिक, शिवालिक का अर्थ क्या है? लगता है शिवालिक से मतलब, लगता है शिवालिक से मतलब शिव शंकर की जटाएं या बाल हैं। एक ही बात है, आप लिख दो कि जटाएं ही हैं, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर क्योंकि वह यह वह इलाका तो है नहीं जहां से मालगुजारी के 1.25 लाख मिले। देखो अगर जब जब आप ये पॉइंट लिख रहे हैं ना, उसी के ऑपोजिट में आप कैसे लिख पाएंगे जब यहाँ से मान लो, आप ठीक लिखा आपने कि यहाँ से मालगुजारी के 1.25 लाख भी ना मिल पाए, यहाँ से लिखो कि अब वो क्यों नहीं मिल पाते हैं, यहीं से आपने ये वाला शब्द, हाँ हाँ हाँ, यहीं से ये सूखी नीरस और कठोर हो गई हैं ये चीजें हैं, ताकि वो रिलेट हो जाए आपस में। क्योंकि कवि का कहना यही है कि जो ये जटाएं हैं वो इतनी लंबी और कठोर हो चुकी हैं, सूखी और नीरस और कठोर हो चुकी हैं, और इससे ही लगता है कि यहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ नहीं रही, यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत मुश्किल से यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अलकनंदा नदी जो कि शिव की जटाओं से बहती है, शिवालिक नदी माला पर्वतमाला से बहुत दूर है, दूरी पर स्थित है, पर साधारण तो नहीं है, बहुत दूर-दूर तक फैली हुई हैं। लेखक का मानना है कि शिवालिक पर्वतमाला भी पर्वतमाला भी हिमालय का ही एक भाग है। चलिए ये तो पहले आ ही चुका है वैसे। लेखक कहते हैं कि संपूर्ण हिमालय को देखकर ही महादेव की मूर्ति स्पष्ट हो जाती है। ये भी ऊपर लिखा हुआ था। हम्म, ऐसा तो नहीं लिखा था शायद। ये तो आपने खुद से लाइन रखी है शायद कि संपूर्ण हिमालय को देखकर ही महादेव है ऊपर। ठीक है। उसी उसी महादेव की जटाएं फैलकर हिमालय के निचले भाग का प्रतिनिधित्व पर्वत श्रृंखलाएं कर रही हैं, परंतु इस पर्वत का कोई हरियाली नहीं दिख रही है। लेकिन कहीं कहीं बिना नाम के झाड़ झंकाड़ और बेशर्म से पेड़ खड़े हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। तो देखो इसका जो मतलब है वो हमें बताना पड़ेगा। जब आप कह रहे हैं ना
कि यहाँ पर ये निचले भाग का प्रतिनिधित्व पर्वत श्रृंखलाएं कर रही है, परंतु इस पर कोई हरियाली नहीं दिख रही है। लेकिन कहीं कहीं पर ये झाड़ झंकार दिख रहे हैं। अब सेम एज इट इज नहीं उतारना था ऊपर ऊपर से, सबने ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई हरियाली नहीं दिख रही है और ये बेशर्म से पेड़ खड़े हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये बेशर्म से पेड़ से क्या अभिप्राय है, ये आपको लिखना था, है ना। इसका मतलब लिखना था। इसका मतलब हो गया व्याख्या। जैसे ही ऊपर कोई कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, नीचे आपको वो इजी या सिंपलेस्ट भाषा में लिखना है। हाँ, तो यहाँ पर जो आपने बेशर्म पेड़ ऊपर लिखा था, वही आपने नीचे उतार दिया। ये खड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो घास भी सूख गई है, चारों ओर काली-काली चट्टानें हैं, काली-काली चट्टानें हैं और बीच में रक्त के रंग की लाल रेत है, जिससे शुष्कता शुष्कता का पता चलता है। इसमें रस तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता। लेकिन इसका अर्थ क्या निकला? ये जो यहाँ पर आपने लाइन लिखी, इसका अर्थ समझ में नहीं आया। अर्थ इन द सेंस आपने वही लिखा जो ऊपर लिखा हुआ था। क्योंकि क्या होता है ना, बीच-बीच तक जब पहुँच जाते हैं, फिर लगता है अब लिखें क्या? तो फिर बार-बार नज़र ऊपर जाती है कि हाँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो हम भी ये नीचे लिख देते हैं। एग्ज़ामिनर तो बीच तक कहाँ ही जाएगा पढ़ने, है ना? चलो, लेखक कहते हैं, आगे कहते हैं कि यहाँ कुछ छोटे कद के पेड़ अवश्य हैं जो भयंकर गर्मी को झेलकर जीवित खड़े हुए हैं और भूखे प्यासे रहकर भी जी रहे हैं। देखो, ग्रामर वाला जो मिस्टेक्स हैं बहुत कम है आप में, जो कि अच्छी बात है। यह केवल जी ही नहीं रहे, जी आप लिखो कि अपना जीवन, वो केवल अपना जीवन ही व्यतीत नहीं कर रहे, इस तरीके के सिंपल लाइन। आप इसको भी कविता के फॉर्मेट में थोड़ा ले जा रहे हैं कि वो केवल जी ही नहीं रहे परंतु हंस भी रहे हैं। लेकिन इसका कहने का अभिप्राय है क्या है, वो नहीं समझ में आया। अब जी रहे हैं पर हंस हंस भी रहे हैं, है ना। यहाँ पे लिखा कि इसमें इनमें बेशरम या मस्त मौला भी कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है ना मस्त मौला? मतलब से उनका कहने का अभिप्राय ये था लेखक का कि ये पेड़ इस तरीके से मस्त मौला या बेशर्म, अर्थ क्या है कि यहाँ पर तो भैया धूप नहीं लग रही है, यहाँ पर काली काली चट्टानें हैं, यहाँ पर जीवन व्यतीत करना मुश्किल है, तो ये पेड़ पौधे यहाँ पर कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। एक तो ये हो गया। तो फिर दूसरा कि मस्त मौला इसीलिए है क्योंकि ये तो इस कठोर वातावरण का भी आनंद ले रहे हैं, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि यहाँ का मौसम कैसा हो। तो तब जाकर के उनको मस्त मौला या लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि इन पेड़ों की तरह कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बाहर से बेशर्म दिखाई देते हैं परंतु उनकी जड़ें काफी बैठी रहती हैं, अर्थात उनकी पहुंच काफी दूर तक होती नहीं। लेखक कहता है कि यह पेड़ पत्थर, पेड़, पेड़ पत्थर की छाती, ये भोजन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि अर्थ नहीं निकला है, तो आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा, ये जो आप विशेष लिख रहे हैं, विशेष भी इम, वो इम्पैक्टफुल नहीं है। जैसे कि अभी आपने ऊपर विशेष देखा होगा, क्या कहते हैं, अभी कॉपी देखी योगराज की, तो वहां पर विशेष देखिएगा, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, पर्वत हिमालय पर्वत और शिव के संबंध को दर्शाया है, तो ये ठीक है। लेकिन क्या इसमें कुछ और भी है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, या फिर हिमालय के बारे में और भी चीजें बता सकते हैं आप, तो उनको देख लीजिएगा, एक बार क्रॉस चेक करके जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तो आपकी पहली ही कॉपी है ना। दूसरा जो आपने लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कुछ? हाँ, पहली है। प्रस्तुत काव्यांश, काव्यांश में कवि ने शहर से आए हुए मेहमान के माध्यम से प्रकृति का मानवीकृत रूप प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर प्रकृति का जो है मानवीकृत किया तो गया है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी वर्षा की। पूरे प्रकृति की बात नहीं हो रही है। देखो, प्रकृति में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बारिश की बात हो रही है, मेघ की बात हो रही है, हवा की बात हो रही है। आपने पूरी प्रकृति का यहाँ पर मानविकित रूप प्रस्तुत किया है, वो देखा। हाँ, तो कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले बदलावों का वर्णन किया है और उसका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण किया है। कवि कहते हैं कि जैसे जैसे बड़े लंबे समय के बाद
जैसे बड़े लंबे, तो एक ही बात हो जाती है ये बड़े और लंबे, है ना? कि जैसे लंबे समय के बाद जब आप अशुद्धियों की बात करते हैं वाक्यों में, तो ये वो वाक्य की अशुद्धियां हैं, ये नहीं करनी है। आप लिख रहे हैं कि कभी जैसे बड़े लंबे समय, तो एक ही बात हो गई। आप लिख दें कि भैया बड़े समय के बाद कोई मेहमान शहर से गांव आता है, तो गांव की लड़कियां उसके आने की खबर पूरे गांव वालों को उसके जो भी है ये खबर बता देते हैं, है ना? और मेहमान और सभी लोग अपने घर की खिड़कियां खिड़कियां खोलकर उस मेहमान को देखने लगते हैं। ठीक उसी तरह जब बड़े लंबे फिर से लिखा आपने, अंतराल के बाद वर्षा ऋतु का आगमन को आगमन होता है। क्या लिखा हो ये? हाँ, और काले घने बादल आकाश में छाने लगते हैं। उन बादलों के छाने से पहले ही हवाएं चलने लगती है, जो काले घने बादलों का आकाश में छाने का संकेत देती हैं। अगर आप इसी सेंटेंस को फिर से देखें, तो आप इसको और अच्छा बना सकते थे फिर से, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक तो आपने लिखा ये बड़े लंबे समय बाद, ये फिर से रिपीट हो गया। दूसरा, यहीं पर आपने लिखा कि काले घने बादल, और यहीं लिखा आपने फिर काले घने बादल, यहीं लिखा आपने फिर आई थिंक ये छाने लगे हैं। चलो इसका तो कोई इशू नहीं था, लेकिन ये जो काले बादल है ये फिर से आ रहा है, तो रिपीटेड में काले घने, ये काले घने बादल। हाँ, और कभी आगे कहते हैं कि उन तेज हवाओं के चलने से जो भी है कुंती हवा चलने से दरवाजे खिड़कियां खुलने लगते हैं, जो लोग प्रसन्नता से बाहर निकलकर आकाश की ओर देखने लगते हैं। ये हो गया। उस समय लगता है कि मानो शहर से कोई मेहमान बड़े लंबे फिर से देखो बड़े लंबे अरसे बाद गांव लौटा हो, और वह पूरा सज धज कर गांव वापस आ रहा हो। कभी कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ ही धूल मिट्टी ऐसे उड़ने लगी है जैसे कि मानो गांव की औरतें घाघरा उठाकर दौड़ रही हो। अब औरतें अगर वहां पर था, मेरे ख्याल से कोई लड़की की बात हो रही थी, है ना? और साथ ही पेड़ पर झुके हुए, हाँ, पेड़ नहीं, लड़कियां नहीं, एक लड़की जिस तरीके से अपना घाघरा उठा करके दौड़ती है, वैसे ही उसी प्रकार से। और दूसरा आप लिखा कि यहाँ पर ऐसे झुके हुए प्रतीत होते, पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत नहीं होते हैं, वो अपनी गर्दन उठा रहे हैं ऊपर की ओर सभी। हाँ, ये यहाँ पर आपने गलत लिख दिया। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाकर तिरछी नजरों से, तो ये वाला तो पोषण लगभग ठीक था। विशेष यहाँ पर आपने ठीक किया हुआ है कि मानविकित किया गया है, चित्रात्मक शैली है, भाषा शहर, ये हो गया, अलंकारों का प्रयोग हो गया, भाषा ये चौथा हो गया। ठीक है। ऐसे में क्या किया है आपने कि स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। ऐसे ये जो पैराग्राफ है इनको छोटे करो। जैसे आपने लिखा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर ये इसको लगभग इतना करके, है ना? हाँ, पैराग्राफ बना करके, तो ये बहुत बड़ा पैराग्राफ हो गया देखो। तो पैराग्राफ आप छोटा करो ताकि वो अच्छा लगे। वैसे ही यहाँ पर देखो इसके, हाँ, बताओ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, इसको जरूरी नहीं है अंडरलाइन करना, जैसे यहाँ पर किया काफी है। जितना आपने किया उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा जो है इसमें कंटेंट ठीक है, कंटेंट का ज्यादा इशू हमें लगा नहीं। बस जो ट्रांजिशन वाला फेज है, जैसे आप यहाँ से ट्रांजिशन ले रहे हैं ना दूसरा पैराग्राफ लिखने में, तो वो क्या होना चाहिए, वो मैच होना चाहिए इससे, ताकि एग्जामिनर आगे क्यों जाए। जैसे आप लिखा कि ये महिलाएं देश की राजनीति में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने की में प्रेरणा स्रोत बनी, और भारतीय संविधान में भी महिलाओं के अधिकार प्रदान किए गए। आप लिखो अब यहाँ पर एक लाइन मेंशन करो, और इससे जो मजबूत बने, तो आप यहाँ पर एक लाइन लिखो कि इसके साथ साथ ही संविधान में भी इनको बहुत अधिकार दिए गए हैं, ये आपने लिखा है यहाँ पर। जो स्थिति मजबूत बनी, इसी लाइन में आगे जाकर के संविधान में भी इनको अधिकार प्रदान किए। अब आप नीचे लाइन में आए, संविधान के अनुच्छेद 14-15, फिर आपका पैराग्राफ शुरू हुआ, ताकि वो एक फ्लो बने। ठीक है। तो ये हो गया 18वीं। अगर आप इस तरीके से लिखें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी का पेपर है। और ये वाला भी लगभग ठीक है।
ये गलतियां ऐसे आपने नहीं करनी है ना। आप अगर गलत कर रहे हैं तो ऐसा कर दो, 2 लाइनें कर दो, ज्यादा नहीं करना है। ठीक है। और ये बाकी का तो ये वाला इशू है, ये लगभग ठीक है आपका। ये आपने एक भी नहीं लिखा तत्सम शब्द। शब्द ये वाला कौन सा कह रहे हैं? हाँ, नहीं वो तो हम आएँगे वहाँ पर। पहले यहाँ पर इसका आप नहीं लिखा है तो इसको लिख लीजिएगा अगली बार के लिए। और ये तो आपने सारे ही लगभग गलत किए हैं, इसका मतलब आपकी जो पंक्चुएशन है वो ठीक नहीं है ना? पंक्चुएशन पर काम करो फिर। और ये वाला लगभग ठीक है। हाँ, ये वाला जो है, देखो अगर आप एक में लिखें तो एक में भी लिख सकते हैं, दो में लिखना है दो में भी लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि लाइन क्या होती है? लाइन होती है लिखी हुई कि निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो। तो क्या किया है जो यूपीएससी वालों ने है, उन्होंने क्या किया है कि इसको एक ही दोनों को एक ही सेंटेंस में रखा हुआ है और उनके जो वर्ड्स मीनिंग है वो ब्रैकेट में रखे हुए हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर रावण ने सीता माता का हरण किया। अगर हम इस तरीके से लिखें इसको तो ये बहुत इजी और आसान भाषा में समझ आ जाता है। लेकिन अगर आप एक ही उसको अगर आप मान लीजिए एक सेंटेंस में इसको यूज करना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और है भी इसके 10 नंबर। तो देखो जैसा आपको ठीक लगता है, अगर आप दो में करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि मैं दो में करके ठीक कर लूंगा, तो आप ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप मीनिंग जो मतलब है इसका यहाँ पर लिखो। हरण का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर लिखो। पर्वत, पर्वत नहीं सॉरी, हरण का मतलब यहाँ पर लिखो। और चिड़ियाघर, एक हरिण देखा, इसको भी यहाँ पर लिखो, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ताकि वो पता लगे ना यहाँ पर लिखो। नहीं नहीं, वही लिखना है जो आपको लगता है ना, वही लिखना है कि आप यहाँ पर हिरण की बात कर रहे हैं। जैसे हरिण है तो हरिण तो नहीं कहा जाता है, हिरण ही कहा जाएगा। यहाँ पर हरिण है तो बस आपको वही लिखना है, आपको ब्रैकेट में, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही है अभी के लिए। बाकी आप अटेम्प्ट करो एक और, फिर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन वाला अभी चेक नहीं किया है, तो अगर टोटल मिला करके कहें तो ये वाला चेक कीजिए आपको पहले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।